हेलो एवरीवन, एजू रॉकेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये DSSB स्पेशल साइकोलॉजी की एक सुपर MCQ के नाम से सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें PRT, TGT और PGT लेवल के साइको के क्वेश्चन और चाइल्ड पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स, इसको ज़रूर देखें, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 381, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मैरिल, गिलफोर्ड, थर्स्टन या स्किनर? तो इसका आंसर है गिलफोर्ड। देखिए, JP गिलफोर्ड, इनका पूरा नाम है जॉय पॉल गिलफोर्ड, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने त्रिआयामी यानी 3D थ्योरी यानी 3 डायमेंशनल और COP थ्योरी भी इसी को ही कहा जाता है। C से कंटेंट, O से ऑपरेशन और P से प्रोडक्ट, ये तीन इनके मेन कंपोनेंट है। इन्होंने ही स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी दी थी 1955 में, और इन्होंने 6 ऑपरेशंस बताए हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी के, जिसमें पहला कॉग्निशन, दूसरा मेमोरी रिकॉर्डिंग, तीसरा मेमोरी रिटेंशन, चौथा डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, पांचवा कन्वर्जेंट प्रोडक्शन और 6th इवेल्युएशन। उसके बाद इन्होंने 4 कंटेंट्स दी हैं, जिसमें पहला है फिगरल, दूसरा है सिंबॉलिक, तीसरा है सिमेंटिक, चौथा है बिहेवियरल। उसके बाद इन्होंने 6 प्रोडक्ट्स दिए हैं, जिसमें से पहला यूनिट, उनसे क्लासेस, थर्ड रिलेशन, देन 4th सिस्टम, 5th ट्रांसफॉर्मेशन और लास्ट इम्प्लीकेशन। तो ये सब ही J. पॉल गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। इनका एक बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी इन्हीं की थ्योरी को ही कहा जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन निष्पादन परीक्षण या निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस का सबसे सही वर्णन करता है? पहला, यह एक गति परीक्षण है। दूसरा, यह एक शक्ति परीक्षण है। तीसरा, इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है। चौथा, यह एक विशेष योग्यता परीक्षण है। तो इसका आंसर आएगा 4th, D, यह एक विशेष योग्यता परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप बच्चे की अपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो अगर आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभिभावक से मिलने की, वो नहीं आ रहे हैं, तो आप उनसे स्वयं मिलने ही जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समायोजन की विधियां कौन सी हैं? कुंठा से, संघर्ष से, 1 और 2 दोनों से, या फिर धन से? तो समायोजन की हमारी विधियां 1 और 2 हैं। समायोजन यानी एकोमोडेशन एक प्रोसेस है इन विच न्यू इन्फॉर्मेशन कॉजेज द ब्रेन टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग स्कीमा, यानी एक नई इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को मॉडिफाई करने के लिए कहती है, जो भी एग्जिस्टिंग स्कीमा यानी उसके अंदर पहले से मौजूदा इन्फॉर्मेशन है, जिससे हमारे बिहेवियर में चेंज हो जाता है। ये जीन पियाजे की थ्योरी के अंदर आता है। एकोमोडेशन यानी समायोजन, एसिमिलेशन यानी आत्मसातकरण, ये दोनों ही अडॉप्टेशन यानी अनुकूलन के भाग हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है या होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या भाषाई? तो में उपेक्षा की जाती है जैविक की यानी बायोलॉजिकल की। तो वाइगॉत्स्की जो थ्योरी है, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे थ्योरी दी है। उन्होंने 2 मेन ये वर्ड्स, ये जो सामाजिक और सांस्कृतिक हैं, ये इनके द्वारा ही दिए गए हैं। भाषाई भी इन्होंने बोला है। इसके अलावा जो ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जो गैप होता है बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली और विद असिस्टेंस, यानी कि जो बिना हेल्प के और हेल्प के साथ बच्चा काम कर रहा है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? स्कैफोल्डिंग एक टर्म है जिसका मतलब है गाइडेंस, यानी कि एक टेम्परेरी सपोर्ट है, जो सपोर्ट गिवन किया जाता है चाइल्ड को ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। तो पर्सन हु प्रोवाइड्स दिस स्कैफोल्डिंग, जो बंदा इस स्कैफोल्डिंग प्रोसेस को देने में बच्चे की हेल्प करता है, दैट इज़ मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि MKO। इन्होंने प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच के बारे में भी कहा। ईगोसेंट्रिक स्पीच टर्म भी इन्होंने दिया है। ईगोसेंट्रिक स्पीच होता क्या है? जिसमें 3 से 7 साल का बच्चा सेल्फ टॉक करता है, यानी खुद से ही बातें करने शुरू कर देता है, उसे हम ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं।
तो और इनके द्वारा और भी काफ़ी कुछ दिया गया है। कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी होती है जो ZPT के अंडर ही मतलब आती है। एक रेसिप्रोकल टीचिंग भी इनके द्वारा ही दी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को क्या कहते हैं? भावनात्मक अंतर, भौतिक अंतर, मानसिक अंतर और इनमें से कोई नहीं। देखिए सारा फिजिकली डिफरेंस है, जो हमारी हाइट है, जो हमारा वेट है, हमारा स्किन कलर, हमारे फुट, आइज़, हेयर्स, इन सब में जो भी डिफरेंस होते हैं उसको हम फिजिकली यानी भौतिक अंतर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 387। व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास। बी, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। एक और दो, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका फ्रेंड्स आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो, दोनों। हाँ जी, व्यक्तिक विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस में व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि, योग्यता इनको भी जानने का प्रयास करना चाहिए और व्यक्ति आधारित जो पाठ्यक्रम हैं उनकी जो आवश्यकता है उनके अनुसार उनको बच्चों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 388। एक अध्यापक विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार के कार्य प्रदान करता है। वह विश्वास करता है कि विद्यार्थी एक जैसा कार्य दिया जाना पसंद नहीं करते, बिल्कुल गलत है। इससे विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है, बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ये बिल्कुल सही है। जबकि चौथा ऑप्शन क्या है, विद्यार्थी एक दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी इज़ राइट, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कि स्टूडेंट्स में होता है, इसलिए उनको अलग अलग प्रकार के कार्य दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 389। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए सबसे उचित गतिविधि है? एक साथ 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक साथ हल करना, ये सही नहीं है। उन्हें अतिरिक्त कक्षा में पढ़ाना हो सकता है। हाल ही में हुए विद्यार्थियों में आयोजित एक खेल पर रिपोर्ट लिखने के लिए कहना, और लास्ट है दी गई अवधारणाओं पर एक मौलिक नाटक लिखना। तो प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए जो सबसे उचित गतिविधि है वो है कि उनसे सेल्फ एफर्ट डलवाए जाए, यानी उनको एक मौलिक नाटक लिखने को कहा जाए। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने को प्रभावित करने वाले गतिक विकार को कहा जाता है? एप्रेक्सिया, अफेजिया, डिस्फोनिया या फिर शब्द फोबिया। तो देखिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया यानी कि डिस्प्रेक्सिया भी इसी को ही बोलते हैं। ये एक मोटर स्किल प्रॉब्लम है जिसमें लिखना, बोलना, पढ़ना मतलब कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट जो होती है वो प्रॉब्लम होती है। इसमें बच्चा पेंसिल नहीं पकड़ पाता, इसे हम गतिक कौशल भी बोलते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण। तो इसका ऑब्वियस आंसर है दैट इज ए प्रेरणा। जब तक मोटिवेशन होता रहेगा तो कार्य शुरू भी होगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग भी होगी और उसका अंतिम रिजल्ट भी आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है नैतिकता का होना, दूसरों पर निर्भरता, शारीरिक विकास की तीव्रता या मानसिक विकास में तीव्रता। देखिए शैशवावस्था जो है बहुत छोटी अवस्था है जिसमें बच्चा शिशु होता है, तो उसमें उसको नैतिकता का कोई भी ज्ञान नहीं होता। तो यहाँ पे मोरालिटी का होना इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? माता पिता, वातावरण, विद्यालय का वातावरण या फिर समाज। ये सभी को पता है कि बालक शुरू में अपने माता पिता के साथ रहता है, तो उसका विकास भी वही करते हैं और उसको लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी वही हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, विस्मृति यानी फॉरगेटिंग कम करने का उपाय क्या है? सीखने की कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या फिर स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो इसका ऑप्शन सी आएगा, पाठ की पुनरावृत्ति। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतनी बार आप उन चीज़ों को कम भूलेंगे, तो ये बेस्ट ऑप्शन है बाकी समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आंकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। शिक्षार्थियों के मूल्य और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं या उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अवसर परीक्षा लेनी पड़ती है।
तो इसका आंसर आएगा सी, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो ये देखिए बाकी सारे ऑप्शंस में से ये बेस्ट लग रहा है। जो शिक्षक, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आंकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं तो वो व्यवस्था के लिए अपना एक स्वामित्व यानी गुरु टाइप की एक भूमिका रखते हैं, अपना एक फर्ज समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो एक व्यक्ति के आत्मबोध में सबसे अधिक योगदान देता है वह हो सकता है संगीत में, आध्यात्मिक, भाषाई या फिर अंतःवैयक्तिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतःवैयक्तिक। और ये अंतःवैयक्तिक होता क्या है? इस अंतःवैयक्तिक को हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल। तो देखिए जो गार्डनर था उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। अब उसमें होता क्या है, बहुबुद्धि यानी इनके अनुसार जो है प्रत्येक बुद्धि वो एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। 7 ओरिजिनल में दी थी, उसके बाद इन्होंने बाकियों को ऐड किया था, जिसमें से पहली थी लॉजिकल या मैथमेटिकल्स, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है। दूसरी वर्बल जो लिंग्विस्टिक्स पे बेस्ड है, उसमें पोएम स्टोरीज वगैरह आ जाती हैं। फिर है इंटरपर्सनल यानी अंडरस्टैंडिंग इमोशंस और सोशल नॉर्म्स, ये सोशली जो है हमारा उसमें होता है जिसमें इमोशंस को समझा जाता है। उसके बाद इंट्रापर्सनल जो हाउ टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, तो इसमें देखिए उसकी स्ट्रेंथ, खुद की उसकी वीकनेस। तो क्वेश्चन में भी यही है, एक व्यक्ति के आत्मबोध यानी कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में सबसे अधिक योगदान जो देता है वो है डी यानी अंतःवैयक्तिक यानी इंट्रापर्सनल। उसके बाद बॉडी काइनेस्थेटिक है जिसमें डांसर, स्पोर्ट्स एथलीट, सिंगर्स ये सब आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है म्यूजिकल रिदमिक जिसमें म्यूजिक के कॉन्सेप्ट आते हैं। 6th विजुअल स्पेशल जिसमें ये पता चलता है हाउ टू थिंक, सोचना कैसे है। इसे स्कूल में कोई वैल्यू नहीं दी जाती इस विजुअल स्पेशल को, ये क्वेश्चन भी बनता है इसलिए ये नोट्स के तौर पर मैंने इसमें लिख रखा है और आपको भी बता दिया है। उसके बाद नेचुरलिस्टिक जो 1995 में आई थी, और लास्ट एक एग्जिस्टेंशियल है जो 1999 में आई थी, एग्जिस्टेंशियल एंड मोरल इंटेलिजेंस। तो ये 9 एक टाइप की जो बुद्धियां हैं वो गार्डनर के द्वारा दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है? कॉलबर्ग ने बिना अनुभव के आधार के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कॉलबर्ग ने प्रतिपादित किया कि नैतिक तर्क विकासात्मक होता है। कॉलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा, और कॉलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं को वर्णन नहीं किया। तो इसका ऑप्शन सी आएगा। देखिए जो कॉलबर्ग की थ्योरी है, जो उसकी स्टेजेस हैं ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की, जो भी उसने डेवलप की, तो जब भी की तो कॉलबर्ग ने पुरुष यानी जेंट्स और लेडीज़ के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नताएं जो कल्चरल डिफरेंस होते हैं उनको ध्यान में नहीं रखा था। तो इसका ऑप्शन सी है। बाकी अगर बात करें उसके स्टेजेस की, तो हमारे मतलब जो स्तर हैं वो 3 आते हैं और चरण है जो 6 आते हैं। देखिए स्तर में सबसे पहले प्री कन्वेंशनल, दूसरा कन्वेंशनल और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल। जबकि जो चरण है वो स्टेप्स हैं उनके अंदर 2-2 हैं। प्री कन्वेंशनल जो है 3 से 7 साल के लिए बच्चे के लिए होती है, जो शैशवावस्था में आती है। उसमें पहला है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस और दूसरा है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, जो लालच में अनुपालन की स्थिति अवस्था होती है, जिसमें बच्चा ईगोसेंट्रिक हो जाता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो है कन्वेंशनल, जो बाल्यावस्था है, जो 8 से लेकर 13 साल तक के बच्चों में होती है। उसमें भी 2 पॉइंट्स हैं। पहला गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी गुड बॉय बैड बॉय वाली जो चीज़ें आती हैं वो इसमें होता है, और दूसरा है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, यानी कि जिसमें बच्चा मतलब सोशली को ध्यान रखते हुए सोसाइटी वगैरह को करता है, लॉ एंड ऑर्डर्स फॉलो करता है, सम्मान पाने के लिए कार्य करता है, चोरी नहीं करता, पेपर चुपचाप करता है, नहीं तो उसको डर होता है कैंसिल कर देंगे, चीटर कहकर बुलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। लास्ट है पोस्ट कन्वेंशनल, जिसमें नैतिकता का मतलब मोरालिटी का सबसे हाई लेवल होता है, जिसमें 2 चीज़ें आ रही हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स या सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशंस भी है, जिसमें बच्चा जिसमें मतलब यह स्वीकार किया जाता है कि सभी व्यक्ति के समान अधिकार होते हैं। जबकि दूसरा है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, जिसमें क्या होता है पीपल डेवलप कर लेते हैं अपना ओन सेट ऑफ मॉरल गाइडलाइंस, मतलब जो उनको ठीक लगता है नैतिकता में वो उसी के हिसाब से करने लग जाते हैं। तो एज पर कॉलबर्ग्स थ्योरी दिस मॉरल रीजनिंग जो है वो डिपेंड करती है हमारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अद्वितीय है यानी यूनिक है, इसका अर्थ क्या है?
किसी भी दो शिक्षार्थियों की योग्यता, रुचि और प्रतिभा समान नहीं होती। शिक्षार्थियों के गुणों में समानता नहीं होती और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक सामान्य पाठ्यक्रम संभव नहीं है। शिक्षार्थियों की क्षमता को विकसित करना असंभव। देखिए लास्ट दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हैं और इसमें जो बाकी बचे हुए हैं उसमें से है आपका फर्स्ट, किसी भी दो शिक्षार्थियों की ना ही योग्यता इक्वल होती है, ना ही उनके इंटरेस्ट होते हैं और ना ही उनमें प्रतिभा जो है वो एक समान होती है। तो इसीलिए हर बच्चा जो है डिफरेंट टाइप से बिहेव करता है, डिफरेंट टाइप से उसका करने का एक तरीका होता है, तभी हम इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, कक्षा के विद्यार्थियों को अधिगम के लिए यानी लर्निंग के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? तो देखिए नो है। ये हम अक्सर क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन आता है ना इसमें हम वही पढ़ते हैं जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है। तो ये नहीं और हाँ मतलब हम समझ नहीं पाते कई बार। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान से रीड किया कीजिए, अपने माइंड को फॉलो ना करके आंखों को ध्यान से जो पेपर है उसी को देखकर पढ़िए कि लिखा क्या है, पूछा क्या है, और नहीं पे तो ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि कई बार जल्दी जल्दी में हमारा ये एक नंबर यहीं से कट जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, छात्रा में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, दूसरा उन्हें आत्म गौरव की अनुभूति कराना, तीसरा उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, चौथा गतिविधि आधारित शिक्षण विधियों का अनुप्रयोग करना। तो किस युक्ति का अनुप्रयोग नहीं करते हैं वो है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। तो दिस इज़ नॉट द गुड वन फॉर देम। प्रशंसा करनी चाहिए लेकिन इतनी नहीं कि बच्चा हर बार उसके मतलब उसको जब भी प्रशंसा मिले तभी वो आगे काम कर पाए। तो नॉर्मल वे में देखिए अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।